प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर, जिसे बनाया है आप जैसे लाखों छात्रों के प्यार, भरोसे और विश्वास ने। आइए बच्चों, हम लोग बात करने वाले हैं इस छोटी सी अपनी वार्तालाप में एक आपके पहले चैप्टर समष्टि के परिचय का रिकैप। प्यारे बच्चों, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आपको इनमें क्या क्या चीजें ध्यान देने वाली हैं और क्या क्या पढ़ने वाली हैं। ये जो आपका पूरा का पूरा सेशन है, जो हमारी बात है वो यहां से शुरू होगी, समष्टि से। कहां शुरू होगी सर? समष्टि अर्थशास्त्र से। ये समष्टि अर्थशास्त्र प्यारे साथियों, ये समष्टि अर्थशास्त्र जिसको हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ना कि माइक्रो। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। अब हमको इसमें क्या ध्यान देनी है? इसमें यह ध्यान देना है बेटा कि इसमें हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या समझेंगे। तो ये जो जानने और समझने की बात मैं करने जा रहा हूं उसमें है क्या? तो सबसे पहले अभी आप इसमें जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी। और जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, घरेलू उत्पाद। अब देखो, सकल घरेलू उत्पाद की भी बात करते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की भी बात करते हैं, बेरोजगारी। अब बेरोजगारी और बेरोजगारी के कारण और उपाय भी सुझाता है आपका यही समष्टि। कारण भी और कारण के साथ साथ उपाय भी सुझाता है। क्लियर है? अगर कारण उपाय सुझाता है तो ये सारी चीजें बन जाती हैं समष्टि की विशेषताएं, और उसके स्कोप में आती हैं। किस में आती हैं? क्षेत्र में आती हैं, या आप कह दें इसका क्षेत्र विस्तार बताती हैं। अगर ये क्षेत्र विस्तार की बात करती हैं तो साथ ही साथ ये इसकी विशेषताओं को भी इंडिकेट करती हैं। किसको? विशेषता को। क्लियर है? तो अगर इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी क्वालिटी, इसके नेचर को बताती हैं, तो यह भी बताती कि हमको इस समष्टि में क्या क्या पढ़ना चाहिए। इस समष्टि में प्यारे बच्चों हमको और भी बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए, जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ये क्या है सर? गवर्नमेंट की पॉलिसीज में हमको मौद्रिक नीतियां देखने को मिलती हैं। क्लियर है? इन्हीं बातों के साथ ये समष्टि स्टार्ट होता है। फिर हम लोग इसमें उन सारे तत्वों की, उन सारी बातों को हम लोग मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस रूप में बढ़ते हैं। बेटा किस रूप में बढ़ेंगे सर? तो आपको अभी हम छोटी सी बात के जरिए हम इसको समझाते हैं। मतलब अगर आप इसमें बात करोगे आर्थिक क्रियाओं की, या बोलोगे आर्थिक क्रियाओं को, तो आर्थिक क्रिया किस रूप में है? एक यूनिट नहीं है, समग्र आर्थिक क्रिया है। एक शब्द यहां पे आपको मिलेगा समष्टि में, समग्र। समग्र का मतलब ये हो गया समस्त। क्या हो जाएगा? समस्त। अब यहां से आर्थिक क्रियाओं में समस्त या समग्र, ठीक है, ग्रॉस या एग्रीगेट, समग्र मांग की बात आप कर लोगे। सभी प्रकार की मांगे क्या होंगी, और उनके लिए सभी प्रकार की आपूर्ति के लिए समग्र उत्पादन की बात कर लोगे। समग्र उत्पादन, ठीक है, प्रोडक्शन। अगर समग्र मांग, समग्र उत्पादन की बात कर ले रहे हो तो समग्र आय की भी बात करोगे। किसकी बात करोगे प्यारे बच्चों? समग्र आय की भी बात करोगे, समग्र आय। अब अगर ये आपने समग्र आय देख ली तो आपको ये बात पता चल गई, अगर ये समग्र आय सर हमने देख ली तो ये राष्ट्रीय आय को भी इंडिकेट करता, राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम। क्लियर है? नेशनल इनकम की बात कर लिया। अगर नेशनल इनकम की बात करते हो तो उत्पादन के समय जो पारिवारिक क्षेत्रक हैं उन क्षेत्रकों की, जो सरकारी क्षेत्रक हैं उन क्षेत्रकों की भी आप चर्चा करोगे, और ये क्षेत्रक आप जानने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं महसूस करना है, क्योंकि इसमें होगा चक्रीय प्रवाह। क्या होगा? पारिवारिक क्षेत्रक हो जाएगा, पारिवारिक क्षेत्रक के बाद में ये फर्म हो जाएंगे जो उद्योग होते हैं, इसके बाद में सरकारी क्षेत्रक हो जाएगा, सरकार होगा। और इतने से ही काम नहीं बनता है समष्टि में, इसमें होता है बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड। क्या होता है प्यारे बच्चों? बाह्य व्यापार। तो बाहरी क्षेत्र भी हो जाता है, बाह्य क्षेत्र की भी बात करते हैं, ठीक है, बाह्य क्षेत्र।
तो इस तरीके से इसमें एक इकोनॉमी बनती है और उस इकोनॉमी को हम लोग कहते हैं चक्रीय प्रवाह। क्या कहते हैं? सर्कुलर फ्लो, चक्रीय प्रवाह। किसका चक्रीय प्रवाह? तो आयात निर्यात का चक्रीय प्रवाह। किसका चक्रीय प्रवाह? तो आय का चक्रीय प्रवाह। इस आय के चक्रीय प्रवाह को हम लोग वर्तुल प्रवाह भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से समष्टि के अंतर्गत ये सारी चीजें आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो। ये उसके गुण है, उसके गुणधर्म है, उसकी विशेषताएं। प्यारे बच्चों, अब यहां पर ये जो समष्टि आपने पढ़ा जाना, इसका जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या क्या होगा और किस समय पर होगा, इसे देख लो एक बार। ये लेक्चर प्लान आपके सामने हम शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप लोग चैप्टर का आपका नाम है समष्टि का परिचय। पहला चैप्टर होता है आपके इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका कितने लेक्चर हम लोग ले जाएंगे? तो टोटल 8 लेक्चर ले जाएंगे प्यारे बच्चों, 8 लेक्चर होंगे। इसके अलावा इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट के 2 लेक्चर हो जाएंगे। 2 लेक्चरों में हम लोग ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करेंगे। टाइमिंग आपको विशेष ध्यान देना है, ये 3 PM से लेकर के 4 PM पर होगी। 3 PM से 4 PM, 3 बजे से 4 बजे की क्लास होगी। और इसमें हम लोग समष्टि वाले में हमको पॉइंट वाइज ध्यान देना कि हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो है समष्टि और समष्टि का परिचय जो हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर द ओरिजिन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि का उद्भव किस प्रकार से हुआ। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके महत्वपूर्ण 4 क्षेत्र जो भी मैं बता रहा था। सबसे पहले है पारिवारिक क्षेत्र, दूसरा है फर्म, तीसरा है सरकारी क्षेत्र, चौथा है व्यापार, बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड। फिर इसमें एक और टॉपिक ऐड हो जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो यहाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में हमको देखना है बेरोजगारी की दर, इसका सूत्र देखना है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कौन उसमें काम करता है, मूल्य कौन निर्धारित करता है, कौन उत्पादन करता है, उत्पादन के साधन कौन इकट्ठा करता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही साथ हम लोग ये देखने वाले हैं कि इस पूरे के पूरे जो पहला अध्याय है समष्टि का परिचय इकोनॉमिक्स के एक बुक के रूप में, तो उस समष्टि में हम लोगों का ये पहले चैप्टर के टॉपिक वाइज 5 वर्षों का वेटेज मैं आपको बता देता हूं। ये ध्यान रख करके सुनने वाली बात है। आइए देखते हैं क्या क्या है, किस रूप में। तो अगर हम लोग टॉपिक की बात करें तो टॉपिक हमारे पास समष्टि का परिचय है, उसका उद्भव है, उसका क्षेत्रक है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, जो अभी हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया। अब इसमें कुल मार्क्स कितने आए, कितने वर्षों में? 5 वर्षों में आने वाले मार्क्स की और उसके टोटल कैलकुलेशन। नंबर आप क्वेश्चन में दिखा रहा हूं टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ, और टोटल कैलकुलेशन। ये 11 नंबर आपको क्यों दिख रहा है? तो ऑब्जेक्टिव जो आपका 1 नंबर में आता है, एक ऑब्जेक्टिव 5 क्वेश्चन 5 नंबर क्या हो गया, ये शॉर्ट टाइप है तो ये 2 नंबर का हो गया, 3 2 जा 6 6 हो गया। तो 6 और 1 आपके पास किस तरीके से हो जाता है भाई? तो 6 और इसके साथ साथ आपके पास इस रूप में हो जाता है। फिर आपके पास हो जाता है ये 6 के साथ साथ आपका हो जाएगा 3 2 जा 6 6 1 7, तो ये 7 मार्क्स का आपका बन जाता है। फिर इसके बाद में आपके पास आता है 6 नंबर और 6 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, तो ये 8 और 8 और 6 8 और 6 8 नंबर इसका और 6 नंबर इसका, 14 मार्क्स का ये हो जाता है। फिर इसी तरीके से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 5 बन जाएंगे 5 सालों में, मतलब प्रत्येक वर्ष पूंजीवादी से बनता है। 4-5 पूर्ण क्षेत्रकों से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं। ये टॉपिक का वेटेज बढ़ता है, यहां से ऑब्जेक्टिव भी हर बार आते हैं, एक एक क्वेश्चन आता रहता है। क्लियर है? इतनी बातें अगर क्लियर हो गई आपको तो आप ये देख पा रहे हो कितने नंबर का इसका वेटेज भी होता है। लेकिन ये प्रति ईयर नहीं है, ये प्रति ईयर औसतन जब लगाओगे तो होगा। ये हमने दिखाया हर साल में आए हुए विगत वर्ष 5 वर्षों के क्वेश्चन यहां पे हमने लिखे हैं, नंबर आप क्वेश्चन, लेकिन 5 साल में, 1 साल में नहीं, ध्यान देना है। इसलिए चैप्टर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे बच्चों। फिर इसके बाद में हम लोगों को देखना है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग ये देखते हैं कि समष्टि और समष्टि में एक शाखा के रूप में हो जाती है इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र की एक शाखा है। अब देखो यहां पे हम लोग एक शाखा की बात करते हैं, एक शाखा हो जाए, दूसरी शाखा इसकी व्यष्टि हो जाती है। लेकिन इसी समष्टि में हम लोग क्या पढ़ते हैं?
तो हम लोग पढ़ते हैं भाई इसका उद्भव। क्या पढ़ते हैं? उद्भव, ओरिजिन। कब उद्भव हुआ? तो 1929 के बाद जब इसका महामंदी आई तो महामंदी में इसका उद्भव हुआ। यहीं से आपको दूसरा कॉन्सेप्ट मिल जाता है रेगनर फ्रिज साहब का। रेगनर फ्रिज साहब ने इसका नामकरण किया था। क्या किया था? नाम रखा था, नामकरण किया था। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तीसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है इसके जो पिता थे वो जॉन मेनार्ड किन्स थे। कौन थे? जॉन मेनार्ड किन्स साहब थे। इनको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। इन्हीं की पुस्तक आ जाती है द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वो 1936 में जब आती है तो इन्होंने ही ये बात कही थी। क्या कहा था इन्होंने कहा था अपनी उस पुस्तक में कि भाई हमको खुली अर्थव्यवस्था चाहिए। क्या चाहिए बेटा? खुली अर्थव्यवस्था चाहिए। खुली अर्थव्यवस्था होने से, ओपन इकोनॉमी होने से हमारी व्यवस्था अव्यवस्था में नहीं चेंज होगी, कभी भी उसमें अव्यवस्था नहीं आने वाली है, जैसा कि ग्रेट डिप्रेशन के समय में हुआ था जब 1929 से 36 का दौर था। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आ जाते हैं इसके अंतर्गत। इसमें ही हम लोग एक बात और पढ़ लेते हैं बेटा, इसमें हम लोग एक बात और पढ़ते हैं, वो होती है अर्थव्यवस्था के प्रकार। क्या पढ़ते हैं? अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था किस टाइप की है? तो वो अर्थव्यवस्था है मिश्रित। ये मिश्रित क्यों है? तो ये मिक्स इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि इसमें दो चीजों का फॉर्मेशन मिला हुआ है। क्या क्या है दो चीजों का? एक तो पूंजीवादी के गुणधर्म है, कैपिटलिस्टिक के गुणधर्म है पूंजीवादी व्यवस्था का, और दूसरा है समाजवादी व्यवस्था का। किसका बेटा? समाजवादी अर्थव्यवस्था के गुणधर्म है। समाजवादी लोक कल्याण की बात करती है और पूंजीवादी लाभ की बात करती है, व्यक्तिगत लाभ की, और ये समाज के कल्याण की बात करती है। समाज के कल्याण की मतलब वेलफेयर स्टेट बने, ठीक है, और वेलफेयर लोगों का हो। इन दोनों का मिक्सअप भारत की इकोनॉमी है। तो इन सभी चीजों का मिक्सअप हो जाता है समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है प्यारे बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।